हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में हम छठवां लेसन पढ़ रहे थे, प्राणियों का वर्गीकरण। इसमें आज हम जो पढ़ेंगे वह है मृदु कवचधारी प्राणी संघ। मृदु कवचधारी प्राणी संघ। देखो यहाँ पे क्या दिया, इन प्राणियों का शरीर कैसा है, नरम, बुलबुले जैसा, ठीक है, इसलिए इन्हें मृदु कवचधारी प्राणी कहते हैं। इनका शरीर कैसा है, यहाँ पर देखो दिया हुआ है कि ये जो है कैसे हैं, नरम, शरीर जो है नरम, बुलबुले युक्त, बुलबुले जैसा और मृदु, इसलिए इन्हें जो है मृदु कवचधारी प्राणी संघ कहते हैं। यह प्राणी का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। पहला संघ हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं, कौन सा है याद करो, सबसे बड़ा संघ जो है, उसके बाद ये दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इस संघ के प्राणी प्राय जलचर अथवा भूचर होते हैं। जलचर यानी जमीन, पानी में या फिर जमीन में। जलचर जो होता है मृदु कवचधारी प्राय समुद्र में पाए जाते हैं, परंतु कुछ मीठे पानी में भी पाए जाते हैं। मतलब अधिकतर समुद्र में होते हैं, कुछ जो होते हैं वो मीठे पानी में पाए जाते हैं। इनका शरीर, मतलब ये सब क्वेश्चन जो इनकी विशेषताएं हैं, कहाँ रहते हैं, इनका अधिवास क्या है, तो वो ये लिखना। इन्हें मृदु कवचधारी प्राणी क्यों कहते हैं, तो ये जानकारी देना। फिर उसके बाद अब इनका शरीर का आया तो ये जानकारी देना। इनका शरीर त्रिजनन स्तरीय, देह गुहायुक्त, अखंडित और मृदु होता है। ठीक है। मुष्टि शंख जैसे प्राणी के अतिरिक्त सभी का शरीर द्विपार्श्व सममिति वाला होता है। इनका सिर, उपांग और पाचन, ठीक है, आंतरंग, सहती, ऐसे 3 भागों में विभाजित होता है। इनका शरीर देखो 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, उपांग सिर में, उपांग में और पाचन, आंतरंग, सहती, इस 3 भागों में इनका विभाजन होता है। तो इनके शरीर के बारे में जानकारी आए तो ये पूरा लिखना है। इसमें भी देखो कई क्वेश्चन है ना, त्रिजनन स्तरीय, देह गुहायुक्त, अखंडित और मृदु होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर मुष्टि शंख जैसे प्राणी को छोड़कर बाकी सभी का शरीर द्विपार्श्व सममिति वाला होता है और इनका शरीर जो है 3 भागों में विभाजित होता है। तीनों के नाम बताना। देखो यहाँ पे दिया है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के बारे में तुम लोग जो है देखे हैं वो पिक्चर्स में, वीडियोस में, या फिर तुम लोग जो है नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल देखते हो, उसमें भी दिखाया जाता है। तो ये ऑक्टोपस इसका उदाहरण है। दूसरा प्राणी संघ है। दूसरा इसमें क्या दिया है, अंतरंग सहती, ठीक है, प्रवार। इस कवचयुक्त संरचना से आच्छादित होकर यह प्रावार अत्यंत कठोर कैल्शियम कार्बोनेट युक्त संरक्षण कवच का बना होता है जो संस्रावित होता है। मतलब इनका जो अंतरंग है वो, तभी हम लोगों ने शरीर की बाह्य रचना देखा, जो अंतरंग है वो क्या है, कवच युक्त संरचना से आच्छादित है। आच्छादित यानी ढका हुआ है। ठीक है, और ये अत्यंत कठोर कैल्शियम कार्बोनेट युक्त संरक्षण कवच होता है, शेल होता है। ठीक है, यह कवच शरीर के चारों ओर अथवा शरीर में होता है, तो कुछ में नहीं भी होता है। ये प्राणी एक लिंगी होते हैं। जैसे उदाहरण में सीपी है, सीपी जिसमें मोती रहता है, मुष्टि शंख है, अष्टभुज आदि। ये मुष्टि शंख है। शंख के बारे में देखियो ना तुम लोग, जो है शंख जानते हो ना। और ये जो है यहाँ पे सीपी, देखो सीपी जो होता है, सीपी के अंदर मोती रहती है। वो एक तुम लोगों ने 8वीं में पढ़ा था विज्ञान में, एक विशिष्ट समय पे उसमें जो है रेत का ये होता है, मोती जो है वो बनते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है तुम्हें जो सुना सो अद्भुत, जो ऑक्टोपस है वो सबसे बुद्धिमान प्राणी है, स्वयं रंग बदल सकता है। ऑक्टोपस तैरना, रेंगना, चलना, तीनों प्रकार से हलचल कर सकता है। और सीपी जो होते हैं ये मोती कैसे प्राप्त करते हैं, इसकी जानकारी वैसे तुम लोग 8th में भी पढ़े हो फिलहाल, लेकिन ये पोर्शन हमें अभी नहीं पढ़ना, ये तुम्हारे लिए है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर पढ़े। अब हम लोग अगला प्राणी संघ है कांटेदार त्वचा वाले प्राणी संघ। ठीक है, कांटेदार त्वचा वाले प्राणी संघ क्या है, यह प्राणियों की त्वचा पर कैल्शियम कार्बोनेट के कांटे होते हैं। मतलब इनका जो शरीर त्वचा है, त्वचा पे कांटे होते हैं, और कांटे किसके होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं, इसलिए इन्हें कांटेदार त्वचा वाले प्राणी कहते हैं। इस संघ के सभी प्राणी प्राय समुद्रवासी होते हैं, मतलब समुद्र में रहते हैं। इनका शरीर त्रिजनन स्तरीय,
देह गुहायुक्त होकर प्रौढ़ अवस्था में पंच अरीय सममिति दिखाई देती है। मतलब इनका शरीर कैसा है, ये देखो कहाँ रहते हैं, समुद्र में रहते हैं। इनका शरीर त्रिजनन स्तरीय है, देह गुहायुक्त है, और जब प्रौढ़ अवस्था जान रहे हो ना, प्रौढ़ अवस्था में इनका शरीर पंच अरीय सममिति में दिखाई देता है, जब ये प्रौढ़ अवस्था में होते तब। परंतु झिल्ली अवस्था, जब इनकी झिल्ली अवस्था होती है तब इनकी सममिति द्विपार्श्व होती है। ठीक है, ये प्राणी जो मतलब यहाँ पे ध्यान देना, एक एक चीज़ें यहाँ पर देखो, शरीर की रचना के बारे में सब बहुत ध्यान से, एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। ये प्राणी नलिका पाद की सहायता से संचलन करते हैं। ये संचलन यानी कैसे आगे बढ़ते हैं ना, तो नलिका पाद की सहायता से संचलन कर। नलिका पादों का उपयोग भोजन पकड़ने के लिए भी करते हैं, मतलब भोजन पकड़ने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। कुछ प्राणी स्थानबद्ध होते हैं, कुछ प्राणी जो होते हैं वो स्थानबद्ध होते हैं। इनका कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट युक्त कांटे अथवा पट्टिकाओं का बना होता है। इन प्राणियों के पुनरुत्पादन या पुनर्निर्मित क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, पुनर्निर्मित की क्षमता इनमें पाई जाती है। यह प्राणी प्राय एक लिंगी होते हैं, ये एक लिंगी होते हैं। इसमें देखो उदाहरण दिया, सितारा मछली, सी आर्चिन, सी कुकुम्बर, ब्रिटल स्टार, ये इसके उदाहरण हैं। ध्यान देना, हर एक का उदाहरण बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि तुमको एग्ज़ाम में मोस्टली क्या आता है, नाम आएंगे, ये उदाहरण आएंगे और पूछा जाएगा कौन से प्राणी संघ में आए, इनकी विशेषताएं बताओ। तो फिर उदाहरण याद रहा, मतलब इस संघ के प्राणी में क्या उदाहरण है वो पहले याद करो, फिर सबके विशेषताएं याद करो। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पे देखो, ये सितारा मछली, स्टारफिश, सितारा मछली यानी स्टारफिश हुआ ना, यहाँ पे ये स्टारफिश है। फिर उसके बाद समुद्र ककड़ी, सी कुकुम्बर, ठीक है। फिर ये सी अर्चिन, ये सब जो है कांटेदार त्वचा वाले प्राणी संघ के प्राणी हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे तुम्हें पूछा है, क्या आप जानते हैं तारा मछली विशिष्ट परिस्थितियों में स्वयं के शरीर का भाग तोड़कर अलग कर सकता है और उसके भाग को पुनः भी निर्मित कर सकता है। ये जानकारी के बारे में, लेकिन ये फ़िलहाल हमको नहीं देखना है। फिर उसके बाद अगला प्राणी संघ है समीर रज्जु मंद प्राणी संघ, सामीर रज्जु मंद प्राणी संघ, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा। ये क्या है, इन प्राणियों का शरीर जो होता है मुख्यतः 3 भागों में विभक्त होता है। 3 भाग में है इनका जो है शूण, स्कंदमूल और धड़। शूण यानी देखो ये भाग, ठीक है। फिर ये यहाँ पे बीच का भाग है स्कंदमूल और धड़, ठीक है। इनके केवल शूण में ही पृष्ठ रज्जु होता है, जो पृष्ठ रज्जु है केवल शूण में, इसलिए इन्हें समीर रज्जु प्राणी कहते हैं। इन्हें समीर रज्जु प्राणी क्यों कहते हैं, इसका ये कारण है। फिर इन प्राणियों को सामान्य रूप से आर्कन कृमि भी कहते हैं, ठीक है, आर्कन कृमि भी कहते हैं। ये भी शब्द ध्यान रखना, सामान्य रूप से इनको क्या नाम दिया गया है, आर्कन कृमि, ठीक है। इस संघ के सभी प्राणी समुद्रवासी होकर रेत में भी बिल बना करते, समुद्रवासी भी हैं और रेत में बिल बनाकर रहते हैं, ये इनका अधिवास हुआ। फिर श्वास के लिए इनमें 1 से अधिक क्लोम छिद्र होते हैं, श्वसन क्रिया ये क्लोम छिद्र से करते हैं, जो कि 1 से अधिक होता है। ये प्राणी एक लिंगी अथवा उभयलिंगी दोनों होते हैं, मतलब एक लिंगी भी होते हैं या उभयलिंगी भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये उसके उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर देखो तुम्हें जो है ये आकृति दी गई है इनके बारे में, समीर रज्जु प्राणी संघ का, ठीक है। तो ये जो है तुम्हें ये दोनों के देखो, यहाँ पर ये दोनों के उदाहरण ये इस तरह से दिखते हैं ये प्राणी संघ। तो यहाँ पर उत्क्रांति की दृष्टिकोण से यहाँ पर दिया इन प्राणियों को असंपृष्ठ रज्जु प्राणी तथा संपृष्ठ रज्जु प्राणी के बीच की कड़ी कहते हैं। जब ये उत्क्रांति का दृष्टिकोण देखा जाए तो ये दोनों प्राणी के बीच की ये कड़ी हैं। यह प्राणी उपर्युक्त दोनों प्रकार के प्राणियों के कुछ कुछ गुणधर्म दर्शाता, मतलब ये दोनों प्राणी संपृष्ठ रज्जु और असंपृष्ठ रज्जु दोनों प्राणी के कुछ कुछ गुणधर्म तो ये दर्शाते हैं, ठीक है। अब संपृष्ठ रज्जु प्राणी के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।